अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे टाइम देने का, मेरी कहानियों को सुनने का और उन सब लोगों का भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है। और आप लोग बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है बदलाव। दूर पहाड़ों के उकब में धीरे धीरे ढलता सूरज आसमान से अपना नारंगी रंग समेट रहा था। परिंदे अपने आशियाने को लौट रहे थे। हवा में शामिल बारिश की बूंदें मिट्टी में जज्ब होकर सौंधी सौंधी खुशबू फैला रही थी। माहौल में लोगों की बातें, बच्चों की खिलखिलाहटें और किसी भटकती कोयल की कूक की इर्तियाश पैदा कर रही थी। उसने चेहरे के गिर्द हवा से बिखरती लटों को समेटकर कानों के पीछे अड़सा। सूजी हुई आंखें फिर गर्म पानी से भरने लगी। अब इसका चेहरा इन आंसुओं से जलने लगा था। सर दर्द से फटने को था। दुपट्टे के पल्लू से लगातार पोंछने की वजह से नाक सुर्ख हो रही थी। सामने लहलहाते दरख्तों के झुंड पर नजरें जमाए उसका जहन सुन्न हो रहा था। मेरा भाई तो ऐसा है कि एक दफ़ा कह दूं कि बीवी को छोड़ दो तो 1 मिनट नहीं लगाएगा। कानों में मदीहा आपा की पाटदार आवाज़ कोई 10,000वें बार उसके कानों में गूंजी थी। न जाने क्यों वो एक जुमला नहीं भूल पा रही थी। कैसे संगदिली से उन्होंने ये बात की थी। एमी, एमी, दफतन। उकब से आती आवाज़ पर वो हाल में लौट आई। तेज़ी से आंखें साफ करते हुए उसने नॉर्मल होने की भरपूर एक्टिंग की। यार तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? ठंड बढ़ रही है, यहाँ लगता है बारिश होने वाली है। चलो अब अंदर आ जाओ। वजदान फुर्ती से टेरेस के जंगले पर फैले हादी और हलीमा के कपड़े समेटने लगा। ऐमन सुन रही हो? अब के तेज होती फुहार पर इसने फिर आवाज़ दी। हाँ वो बस मैं आ रही हूँ। चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट लाते हुए उसे पीछे मुड़कर देखा। उसका सुस्ताया हुआ चेहरा वजदान की नज़रों से छुप नहीं सका। इतने दिनों बाद बारिश हुई है, दिल ही नहीं चाह रहा है कि अंदर चली जाऊं। मुबादा वो कुछ न पूछ सके इसलिए उसने उसका ध्यान बटाने की कोशिश की। इस मौसम में बारिश एंजॉय करना बीमारी को दावत देना है। वजदान ने चेहरे पर फैली नमी को हाथ से पोंछते हुए कहा। तुम्हें क्या हुआ है? उसके पीछे पीछे अंदर आते वो टेरेस का दरवाज़ा बंद करना न भूला। एमन उसके सिमटे गए कपड़े पास पड़ी कुर्सियों पर फैलाते हुए बोली। मुझे मुझे क्या होगा? बुभन सा मुस्कुराकर आबरू उचकाई। मुझे लगा तुम रो रही हो। खड़े खड़े वो बोला। उसका मोबाइल बजने लगा तो वो बात दरमियान में छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। शुक्र अदा करते हुए वो किचन में आ गई। सर दर्द की गोली खाकर उसने दोपहर का खाना बनाने का इरादा किया। फजूल ख्यालात जहन से झटकने की कोशिश करते हुए उसने पहले की तरह खुद को तसल्लियाँ दी। मैं भी अजीब हूँ, अपने लिए शॉपिंग की थी तो इनके लिए भी कर लेती। सर झटकते उसने चूल्हे की आँच को तेज़ कर दिया। उसे गुस्सा खुद पर आने लगा। वो बहुत मुतहम्मिल मिजाज थी। शादी से पहले की गई माँ की नसीहतों को उसने कभी नहीं भुलाया था। यही नसीहतें थी जिनकी बदौलत उसके घर में कभी कोई बदमज़गी नहीं हुई थी। सास ससुर तो हयात न थे। ले दे के एक ननद थी। जहाँ तक बात वजदान और उसकी थी, इन दोनों का मिजाज बहुत हद तक मिलता जुलता था। वजदान बहुत ख्याल रखने वाला शौहर था। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता था। वो भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। वो जानती थी कि बहन उसकी कमज़ोरी है और वो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने पहले से ही तय कर लिया था कि वो कभी ऐसी कोई बात होने ही नहीं देगी जिससे इसकी ननंद के साथ में कोई अनबन हो जाए। हाँ, वो इकलौती ननंद होने का खूब फ़ायदा उठाती थी। ऐमन और बच्चों की जिस चीज़ पर वो हाथ रख देती थी वो बिना कुछ कहे खुश दिली से उसे दे देती थी। जो चीज़ उन्हें पसंद आती उसकी आमद पर उसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता था। उनका कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनता तो इत्तला इन्हीं भी दी जाती। इसे याद नहीं था कि वो कभी अकेले अपने बच्चे के हमरा कभी घूमने गई हो। आज दोपहर में जब किसी रिश्तेदार की शादी पर जाने के लिए उसने अपनी पसंदीदा सिया साड़ी निकाली जो वजदान उसके लिए लाया था तो मदीहा आपा झट से बोल उठी। माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत साड़ी है, ये कब ली? फैब्रिक भी बहुत उम्दा है। साड़ी का कपड़ा उंगलियों से उन्होंने महसूस करते हुए उनकी नज़रों में बेपनाह सताइश थी।
ये वो वजदान लाए थे, उन्हें मॉल में पसंद आ गई थी। उसने कुछ झेंपते हुए कहा तो मदीहा आपा के तासुरात बदले। एक हमारे शौहर हैं, गलती से कभी खुद कुछ नहीं लाए, पैसे देकर जान छुड़ा लेते हैं। हसरत से कहते हुए उन्होंने उसकी अलमारी का पट खोला। मैं तो भाई कुछ नहीं लाई वलीमा में पहनने के लिए, अब इतना सामान कौन साथ लिए आए और जाए। नाक से जैसे मक्खी उड़ाते हुए उन्होंने अलमारी में रखे कपड़ों का जायज़ा लिया। ये साड़ी पहन लेती, लेकिन तुमने तो अभी पहनी ही नहीं है। चलो तुम कोई और जोड़ा दे दो। ऐमन, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने चेहरे पर क्लींजर मल रही थी, एकदम उसकी जानिब पलटी, जो एक अलमारी का तफसीली जायज़ा लेने के बाद अब दूसरी खोल चुकी थी। अरे आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पहन ले, मैं पहनूं या आप पहनो, एक ही बात है। क्लींजर की बोतल टेबल पर रखकर वो फ़ौरन आगे आई। मदीहा आपा का बच्चा बिना पैम्पर के बेड पर सोया हुआ था। कई दफ़ा ख्याल आया कि आपा का ध्यान इस तरफ दिला। अरे नहीं भाई, बस तुम कुछ दे दो मुझे पहनने के लिए। कुछ देर ही की तो बात है, वैसे फिर घर ही आ जाना है। थोड़ी देर आराम कर रही हूँ, पूरी रात इस शैतान ने सोने ही नहीं दिया। अलमारी बंद करके बेड पर आराम की गर्ज से लेटते हुए बोली, जी ठीक है, मैं बाहर चली जाती, वरना बच्चे भी यहाँ आ जाएंगे। खदशाती नज़रों से अहमद को देखते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। रात को जाने से पहले मदीहा आपा ने आखिर दिल की बात कह ही दी। चलो तुम कुछ और पहन लो, मैं ये साड़ी पहन लूँगी, कभी पहनी नहीं है, बड़ा दिल चाह रहा है मेरा। अहमद को वॉशरूम ले जाते हुए उन्होंने दोस्ताना लहजा अपनाया। मैं भी यही कह रही थी, एक दफ़ा पहनने से कुछ होता थोड़ी है। ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए वो बोली। उसने सोचा था वजदान आएगा तो वो साड़ी में इसका इस्तेकबाल करेगी। इसे आपा के मिजाज का पता था। छोटी सी बात पर उनकी नाराज़गी कई दिन तक रहती थी। तब ही उसने इनके सामने कोई चूँ चुरा नहीं की थी। माँ की बात वो दिल में लगाए बैठी थी। रुखसती से पहले घर में उठते बैठते वो मुसलसल उससे कहती रहती थी, बेटा, ससुराल में खुद को मिट्टी करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ता है, तब जाके कहीं मुकाम बनता है। ख्याल रखना कि कोई तुमसे नाराज़ न होने पाए। अपनी तरफ से गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहने देना। दूसरों की खुशी में तुम्हारी खुशी है, और वो यही करती आई थी, तभी तो वो खुश थी। वलीमे के फंक्शन से आने के बाद जब वो बेड पर बैठने लगी तो एकदम उछल पड़ी। जहाँ शाम में अहमद सोया हुआ था, वो जगह अब गीली थी। झुंझलाहट गुस्सा दबाते हुए उसने जल्दी से बेडशीट बदली। वो तो शुक्र था कि गद्दे पर से उसने प्लास्टिक अभी तक नहीं हटाया था। उनके सामने वो कुछ बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ते रहती थी। अपने कमरे से निकलकर वो बच्चों के कमरे में आई, जहां बेड पर उसने नई नवेली साड़ी और ज्वेलरी बेतरतीबी से पड़ी देखी थी। बच्चे इस पर लोट-पोट हो रहे थे। आपा मुंह तौलिए से पोंछते हुए उसकी जानिब पलटी। ये कपड़े समेट लेना, अनवर आ रहे हैं मुझे लेने। खुद समेटूंगी तो देर हो जाएगी। कुछ सालन वालन बनाया हो तो दे देना, कमर में अजीब सा दर्द उठ रहा है। अब क्या घर जाकर पकाऊंगी। बच्चों को कपड़े बदलवाने वो इत्मीनान से बोल रही थी। तुम्हारी कुकिंग की अनवर वैसे भी बड़ी तारीफ़ करते हैं। उनकी बात पर गुस्सा कंट्रोल करते हुए बदिक्कत मुस्कुराई। आपा, वो अहमद ने बेडशीट ख़राब कर दी, पैम्पर पहना देती तो सही रहता, कंबल भी गीला हो गया है। कमरे में बिखरी चीज़ों को देखकर उसका सर घूम रहा था। ऊपर से शादी की थकन। तुम्हारे शौहर जैसा शौहर होता तो हमेशा पहनाती, हमें तो कंगले मिल गए हैं। उनकी बात पर उसने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार किया। आपा, पैम्पर नहीं था तो बेड पर ही लिटा लेती, बच्चों का तो कोई भरोसा नहीं होता। आज पहली बार ऐमन ने डरते डरते शिकायत कर डाली। अरे तुम मुझे कुछ ना सिखाओ, आजकल की हो तब ही तो नाज नखरे हैं। हमसे पूछो किन हालात में गुजर कर रहे हैं। बोलते बोलते वो कमरे के कोने में रखे सोफे पर बैठ गई। वो वहाँ बैठी ही थी कि ऐमन की जान पर बन आई। कल जो उसने शॉपिंग की थी वो बैग्स हादी और हलीमा से छुपाने के लिए चादर से ढक दिए थे। अब अगर आपा देख लेती तो नया मुआरका हो सकता था। अहमद आपा अहमद को आवाज़ें देने लगी। तभी अचानक बैग्स पर से चादर फिसल कर नीचे गिर गई। जिस चीज़ से वो डर रही थी वही हो गया। ये क्या है? जांचने वाली नज़रें बैग पर पड़ी, हाथों से उन्हें उल्टा पलटा। अंदर से नए ब्रांड्स के 2 जोड़े निकले तो आंखें फैल गईं।
अरे ये लिए हैं तुमने? लहजा हैरानी लिए हुए था। कल गई थी ना मॉल तो ले लिए हैं। गर्मियाँ आ रही हैं तो अभी प्राइस ठीक है। तुम मुझसे ये बैग अभी वो बाकी बैग खंगाल रही थी। नहीं आपा, कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बच्चों से छुपाए हुई थी। बच्चे कपड़े देख लेते हैं तो उसी वक्त पहनने की जिद करते हैं। अरे बस बस, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है। दिखाना होता तो दिखा नहीं देती पहले। मैं वजदान नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। बैग सोफे पर झटकते हुए वो उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ तुम लोगों की मोहब्बत में आती हूँ और तुम मुझसे मुझसे ही चीज़ें छुपाने फिरती हो। इन्हें तो जैसे बस बहाना चाहिए था। मेरा फ़ोन कहाँ गया? इधर-उधर हाथ मारते हुए फ़ोन ढूँढने लगी। वो इस नई उस्ताद पर हक्का-बक्का खड़ी थी, एकदम होश में आई। नहीं आपा, ये क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊँगी? आप तो मेरे लिए बड़ी बहनों जैसी हैं। उसका हाथ थामा तो उन्होंने झटके से उसको परे हटा दिया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो उसे इतना गलत समझ लेंगी। वजदान जान देता है मुझ पर। मैं अगर उससे कहूँगी कि बीवी को छोड़ दो तो 1 मिनट नहीं लगाएगा ऐसा करने में। खुदा का खौफ करें आपा, कैसी बातें कर रही हैं आप? उनकी बातों का उसे धचका लगा था। उसकी अच्छाई और खिदमत का उन्होंने एक ही झटके में मामूली सी बात पर मिट्टी में मिला दिया था। बाहर गाड़ी के हॉर्न पर आपा ने हाथ में पकड़ी हुई चादर ओढ़ी और अहमद को कमरे से बाहर ढकेला, जिस पर वो मुंह बसोड़ता हुआ रह गया। आपा, आप ऐसे नाराज होकर तो न जाए। वजदान बहुत गुस्सा होंगे। जो सूट आपको पसंद है वो ले ले। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं इन कपड़ों के लिए मर रही हूँ? यानी अब कुछ लेने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मोहताज हूँ? सख्त लहजे में कहते हुए बाहर निकल गई और एमन साए साए करते दिमाग के साथ वहीं खड़ी रह गई। उफ, ये क्या हो गया? वजदान को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होंगे। फिक्रमंदी से सोचते हुए वो होंठ कुचलने लगी। दरवाज़ा बंद करते हुए उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी बात को वो दिल पर ले लेंगी। लोग इतनी जल्दी अच्छाइयाँ क्यों भुला देते हैं? क्यों किसी की गलती की ताक में होते हैं? किसी का खुलूस और मोहब्बत भी इन्हें रोक नहीं पाता। वो बोझल कदमों से टेरेस के जंगले के करीब आई और आंसू तवातर उसकी आंखों से बह रहे थे और उसके चेहरे को गीला कर रहे थे। मम्मा, राबिया खाला की कॉल है। हलीमा की आवाज़ पर वो चौंकी, उससे मोबाइल लेकर उसे अंदर जाने का कहा। मोबाइल स्क्रीन पर बहुत दिनों बाद अपनी जान से अजीज सहेली का नाम देखकर आज वो ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी। हेलो एमन, अस्सलाम वालेकुम। फ़ोन के उस पार से राबिया की खुशी से भरपूर खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। गला खंखार कर उसने उदासी से सलाम का जवाब दिया। उसकी उदासी भरे लहजे को राबिया ने फ़ौरन भांप लिया। बचपन की सहेली थी, एक दूसरे की रग-रग से वाकिफ़ थे और एक दूसरे के हमराज़ भी थे। उसके इसरार करने पर उसने सारा मामला उसके गोश गुज़ार दिया। राबिया, मैंने कभी इनको हर्ट करने का सोचा भी नहीं था। आपा की बहुत सी बातें मुझे बुरी लगती थी, लेकिन मैंने आज तक उनसे कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। माँ जो कहती थी वो गलत था। किसी के लिए मिट्टी में रुल जाओ तब भी उन्हें कुछ न कुछ बेइज़्ज़त करने का मौका मिल ही जाता है। भीगी आवाज़ में कहते उसने कंधों पर फैली हुई शॉल को अपने इर्द-गिर्द और थोड़ा-सा फैला लिया। ऐमन, माँओं की बातें गलत नहीं होती। ससुराल वालों के दिल में जगह बनाना बड़ा जान जोखिम का काम होता है। बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। सन्नाटे में राबिया की आवाज़ फ़ोन से बाहर आ रही थी। ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बस बात इतनी सी है कि लोग इन बातों से लाइल्म हैं कि क्या चीज़ इनकी इज़्ज़त दूसरों के दिल में घटा सकती हैं। ससुराल में बहुत से लोग अपनी पोजीशन का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सास की सूरत में, ननद की सूरत में, भाभी हो या कोई भी रिश्ता हो। लेकिन राबिया, इन रिश्तों ने शादी जैसे खूबसूरत रिश्ते को जलील करके रख दिया है। ऐमन ने सांस भरते हुए उसकी बात काटी। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे घराने में जो किसी की खुश अच्छाई का बदला अच्छाई से देते हैं। ऐमन का लहजा उदास था। उसका दिल आज जिस तरह दुखा था वो हर चीज़ से मायूस हो चुकी थी। यार, असल बात पता है क्या? ये नसीहतें सबको की जाती हैं, सबकी इज़्ज़त करनी है, सबको एहतराम देना है, सबको खुश करना है, लेकिन ये बात कोई नहीं समझता कि उस सब में अपनी ज़ात को कहाँ रखना है, अपनी इज़्ज़त नफ्स को दूसरों के कदम तले रौंदने से कैसे बचाना है। एक लड़की को कम से कम इतना इल्म तो होना चाहिए कि उसे किस रिश्ते को किस हद तक अहमियत देना है। अगर कोई बॉर्डर लाइन नहीं होगी तो सामने वाला तो आप पर चढ़ाई करेगा ही ना।
हाँ, शायद मैंने यही चीज़ नज़रअंदाज कर दी, वो गोया हुई। मैंने शादी की खुशी को सिर्फ़ दूसरों की खुशी से जोड़ दिया। अपनी ज़ात की अहमियत को मैं भूल गई। राबिया की बातों ने उसे एक नए सिरे पर लाकर खड़ा कर दिया। वो दोनों कुछ देर एक-दूसरे से दिल का हाल-अहवाल कहती रहीं। उसका दिल राबिया से बात करके थोड़ा हल्का हो चुका था। ठंडी हवा सरसराते हुए उसके पास से गुज़री। वो अब मुतमईन थी। उसने जान लिया था कि जब तक इंसान अपनी ज़ात की खुद कद्र नहीं करता, दूसरे भी नहीं कर सकते। अपनी ज़ात की नफ़ी करके किसी को हद से ज़्यादा इज़्ज़त देना उन्हें आसमान पर पहुंचा देता है। जितना अहम इज़्ज़त करना है, उतना ही अहम इज़्ज़त करवाना भी है। उसे यकीन था कि उसकी अच्छाई को मदीहा आपा नज़रअंदाज कर गई, लेकिन वजदान नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सोचकर उसने आसमान पर रोशनी फैलाते हुए चाँद को देखा और एक मुतमईन सी मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। इतनी ही थी ये कहानी। ये सबके साथ होता है, हम सबके साथ, कि हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते और उनको नाराज़ ना करने के चक्कर में हम खुद अपने ज़ात को ज़लील करते रहते हैं। तो यहाँ पर जब तक कि हम खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो सामने वाला भी हमारी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो हमको चाहिए कि हम पहले खुद की इज़्ज़त करें, फिर सामने वाले की इज़्ज़त करें। अगर सामने वाला हमारी लगातार बेइज़्ज़ती कर रहा है तो हम कब तक कि हम अपना दिल को उस दुखन से बचाते रहेंगे। तो हमको भी चाहिए कि हम इज़्ज़त की भी एक लिमिट, एक हद रखें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स लिखिए। आपका बहुत 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 शुक्रिया मुझे वक्त देने का फिर से एक बार। अपना खूब ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।